हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन के अंतर्गत आपको 17 फेब के बाद 17 फेब के बाद दो वीडियोस मिली हैं। एक आपको मिली 18 से 22 फेब के लिए और दूसरी आज हम बना रहे हैं 23 से 28 फेब के लिए। आपके माइंड में आएगा कि सर ये इतने गैप के साथ या एक साथ इतने दिनों का करंट अफेयर्स आप क्यों लेके आ रहे हैं। तो देखिए, 18 से 22 तक तो कुछ रीजन से हम नहीं मिल पाए थे आपसे किसी कारण से, लेकिन 22 तारीख को एक वीडियो जो रिकॉर्ड हुई उसी दिन हमारे YouTube चैनल से हमारा एक्सेस किसी तरह से छूट गया था। इस वजह से हम कंटेंट पूरा रेडी होने के बावजूद भी हम आप तक डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब सारी चीजें सोल्व हो चुकी है। इसीलिए आपको 23 से 28 तारीख का करंट अफेयर्स इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आगे से आपको जैसे हमेशा से मिलता है, पिछले कुछ दिनों से जब से हमने शुरू किया है, वे उसी तरह से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें PYQ सीरीज की, तो PYQ सीरीज हमारी रेगुलर आ रही है। कल से वापस वीडियो शुरू हो चुकी है, सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो हिस्ट्री और इंग्लिश के वीडियोस, नए वीडियोस आ चुके हैं। जियोग्राफी का भी बहुत जल्द आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, नो टेंशन से, अपनी बिल्कुल परवाह किए बिना, किसी दूसरी चीजों की परवाह किए बिना अपनी तैयारी को आप बिल्कुल जारी रख सकते हैं। हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बात करेंगे हमारी आज की न्यूज की। पहली न्यूज है एक मिसाइल के बारे में, VLSRSAM। तो इसका फुल नाम, इसका जो नाम हम देखेंगे इसी से आपको इस मिसाइल के बारे में समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, इसका नाम है वर्टिकल लॉन्च। अब तो देखो, इससे समझ में आ गया कि ये लॉन्च कैसे की गई है, कैसे लॉन्च होने वाली मिसाइल है। वर्टिकल लॉन्च होने वाली है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो आपको नाम दिख रहा है VLSRSAM, तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो कैसी मिसाइल है ये? सतह से यानी सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कि इसका परीक्षण किसने किया? तो जो हमारी डिफेंस सिस्टम के लिए, डिफेंस के लिए जो चीजें बनाने वाली संस्था है DRDO, उसने किया है। और कहाँ पे? ओडिशा के चांदीपुर में, जहाँ पे मिसाइलों का प्रशिक्षण अक्सर किया जाता है। ओडिशा के चांदीपुर में इसका क्या किया गया है? प्रशिक्षण किया गया है। ठीक है, DRDO ने किया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, तो केंद्रीय, इसको हम कहेंगे केंद्रीय विद्युत नियामक या विनियामक, रेगुलेटरी, और कमीशन को हम कहते हैं आयोग। तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अभी चर्चा में है। क्यों है? तो पहले तो ये समझिए कि ये जो आयोग है ये सांविधिक आयोग है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, एक बॉडी है सांविधिक बॉडी। जैसे हम सुनते हैं ना अक्सर, ये संवैधानिक निकाय है या ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक नहीं मिलता तो आपको विधिक मिल जाता है ना, या ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये चीजें क्या होती है? संवैधानिक यानी जिसका हमारे भारत के संविधान में किसी अनुच्छेद के अंदर उसका क्या है, प्रोविजन है, उसका प्रावधान है कि ये बॉडी बनेगी। जैसे हम देखते हैं ना, विभिन्न जनजाति आयोग है, जाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये इन सब का हमारे भारत के संविधान के अंदर कोई अनुच्छेद दिया हुआ है जिसके अंतर्गत उसका निर्माण होता है। लेकिन कुछ ऐसी होती है बॉडीज जिनका निर्माण करने से पहले संसद में एक एक्ट पारित किया जाता है, एक बिल पारित किया जाता है। जब वो पारित होकर एक्ट बन जाता है तो उसके अंतर्गत एक बॉडी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी संसद में एक बिल पारित किया गया और फिर उसके बाद में उसके अंतर्गत इस बॉडी को स्थापित किया गया। तो कौन से एक्ट के
किसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998। अभी ये क्यों चर्चा में क्यों था? अभी इसके सदस्य बने हैं श्री प्रवास कुमार सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्री प्रवास कुमार सिंह बने हैं अभी इसके सदस्य। ओके, इनको शपथ किसने दिलाई? जो हमारे बिजली मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, बिजली मंत्री स्वतंत्र प्रभार आर के सिंह। ओके, आर के सिंह, इन्होंने इनको क्या करवाई? शपथ दिलवाई। वैसे कितने सदस्य होते हैं इसके अंदर होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग की तरफ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये इसका निर्माण हुआ है अभी। किसने किया है? तो आपको पता रखना है आईआईटी खड़गपुर ने इसका निर्माण किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है हमारे पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका उद्घाटन हुआ है। दरअसल ये आईआईटी खड़गपुर के अंदर ही इसका निर्माण हुआ है और आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। तो इसका उद्घाटन वर्चुअली तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। फिर बात करते हैं भारत और मॉरिशस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। देखिए मॉरिशस क्या है? मॉरिशस कौन से महाद्वीप का एक देश है? तो मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। दूसरी बात, ये एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में द्वीप मतलब में पानी से घिरा हुआ हिंद महासागर के अंदर एक द्वीपीय देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश बना है मॉरिशस, जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इसलिए ये एग्रीमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, करेंसी आप बता देंगे, ठीक है ना, पोर्ट लुइस। फिर बात करें, अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार समझौता। यानी जो कस्टम ड्यूटीज लगती है वो बिल्कुल फ्री। अगर भारत से कोई माल जाएगा तो वो कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, या भारत के अंदर उधर से कोई माल आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। इस तरह का एक रिलेशन होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर इसका नाम भी पूछ लिया जाए आपसे, इसका नाम रखा गया है CECPA, और फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, हिंदी में हम कहेंगे व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता। तो भारत ने किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ, और मॉरिशस है पहला अफ्रीकी देश। इससे पहले भारत के यूरोप के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, है ना, लेकिन किसी अफ्रीकी कंट्री के साथ नहीं थे। तो अब मॉरिशस के साथ है हमारे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता। फिर बात करें इराकली गरिबाशविली बने हैं जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री। ओके, कहां के नए प्रधानमंत्री? जॉर्जिया के। कैपिटल बताइए जॉर्जिया की कमेंट करके। ठीक है, फिर बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अभी देखो अहमदाबाद में एक स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये बात आपको पता रखनी है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम इनका नाम रखा गया, तो इस चीज का उद्घाटन किसने किया उस स्टेडियम का? तो उद्घाटन किया हमारे प्रेसिडेंट ने, और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद साहब। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो मोटेरा स्टेडियम है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, सबसे बड़ा
स्टेडियम, और अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम की, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, ये बात आपको ध्यान रहेगी, फर्क ध्यान रखना है, क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। तो अगर क्रिकेट के अंतर्गत बात करेंगे तो सबसे बड़ा है, लेकिन ओवरऑल स्टेडियम्स की बात करेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। फिर बात करें कोवैक्स पहल। कोवैक्स पहल क्या है? देखिए, अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग देश अपने अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में बनी, फिर भारत में बनी कोवैक्सीन। अमेरिका के अंदर जो वैक्सीन बनी है उसे ही भारत के नाम से, भारत के अंदर के किस नाम से बनाया जा रहा है? कोविशील्ड के नाम से। ये चीजें है ना। तो जो ऐसे देश हैं जो गरीब देश है, खासकर अफ्रीकी देश, जो गरीब देश है, उन तक कोविड-19 की वैक्सीन कैसे पहुंचे? तो उसके लिए WHO ने और वर्ल्ड के और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर एक पहल चलाई, कोवैक्स पहल। इस पहल के अंतर्गत क्या किया जाएगा? इस पहल के अंतर्गत उन गरीब देशों तक कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो फ्री पहुंचाई जाएगी, ताकि वहां पे जो कोविड-19 का असर है वो भी खत्म हो सके। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है वो तो कहीं ना कहीं अपने खरीद भी सकते हैं या बना भी सकते हैं वैक्सीन को, लेकिन जो गरीब देश हैं वो खरीद भी नहीं पाएंगे और शायद उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि वो चीज़ों को बना पाए। तो है ना, इसलिए गरीब देशों तक कोविड-19 की वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए कोवैक्स पहल शुरू की गई है। और कोवैक्स पहल के अंतर्गत वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? पहला देश बन गया है घाना। यह बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोवैक्स पहल के बारे में पूछा जा सकता है, और पहला देश कौन बना है इस पहल के अंतर्गत वैक्सीन पाने वाला। ये सारी वैक्सीन, करीब 6 लाख वैक्सीन की डोज पहुंचाई गई है, और ये सारी की सारी इनका निर्माण हुआ है भारत में, ये भी आपको पता रखना है। घाना की कैपिटल की बात करेंगे तो आक्रा घाना की कैपिटल है, और करेंसी की आप बात करोगे तो सेडी करेंसी है, सेडी CEDI यहाँ की करेंसी है। ओके, फिर बात करें SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस है ना, जिससे कोविड-19 फैलता है, उस वायरस का नाम रखा गया है SARS-CoV-2। इसका नया स्ट्रेन आ गया है, यानी उसने अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन कर लिए हैं, जिससे जो पुरानी वाली दवाइयां कोविड-19 में असर करती थी वो अब कहीं ना कहीं नहीं कर रही है। यह जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी थी उनका असर अब उस पर नहीं दिखता है। तो नया स्ट्रेन है, इसका नाम क्या रखा गया है? एक तो है N440K और दूसरा नया स्ट्रेन का नाम है E484K। ये बात आपको पता रखनी है। अच्छा देखो, कोविड-19 की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की वैक्सीन की, तो बहुत जल्दी एक कोवैक्सीन सीरीज हम भी शुरू करने वाले हैं हमारी एकेडमिया क्लासेस पर। ये क्या है कोवैक्सीन सीरीज? ये कोई कोविड-19 की वैक्सीन नहीं है। हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है कि आपको कभी इस तरह की ज़रूरत ही ना पड़े, आप सेफ रहें अपनी ज़िंदगी में। लेकिन एकेडमिया क्लासेस जो कोवैक्सीन सीरीज शुरू करने वाली है वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन, यानी रोज आपको थोड़ी थोड़ी दवा दी जाएगी हमारे भारत के संविधान की, क्योंकि संविधान एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। भारत का जो संविधान है, हम भारत के नागरिक हैं, तो जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। अगर आप सिर्फ भारत के एक नागरिक के तौर पे उसे देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है हमारे संविधान के बारे में। इस सीरीज में हम क्या करेंगे? रोज एक आर्टिकल उठाएंगे और उसको पूरा डिटेल से समझेंगे, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, ताकि हमारी समझ बढ़े, आर्टिकल हमारे संविधान के प्रति हमारी समझ बढ़े, हम कुछ जागरूक बन सकें। इसलिए ये सीरीज शुरू की जा रही है। आपको इसमें जरूर ज्वाइन होना है, जरूर चीज़ों को साथ लेके चलना है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे न्यूज़ पे बढ़ते हैं अपनी पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है उसकी बात बाद में करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पहली बात करते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, यानी इसका जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद में दिया हुआ है। कौन से अनुच्छेद में? तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 338 में इसके बारे में दिया हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। अब ये खबरों में इसलिए है क्योंकि अभी इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
अध्यक्ष नियुक्त किए गए, अध्यक्ष बने इसके विजय सांपला, श्री विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल कास्ट हम जिसे कहते हैं ना, SC, अनुसूचित जाति आयोग, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी। तो उपाध्यक्ष का भी आपको पता रखना है, श्री अरुण हल्दर, ठीक है। और 2 नए सदस्य भी बनाए गए हैं इसके, उनका भी आपको पता रखना है। एक तो है श्रीमती अंजू बाला, दूसरे हैं सुभाष रामनाथ पारधी। ओके, तो आपको कम से कम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम तो पता होने चाहिए, अनुच्छेद पता होना चाहिए, संवैधानिक निकाय है ये पता होना चाहिए। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सदस्य शायद एग्जाम में ना पूछे, लेकिन क्योंकि अभी नए बने हैं तो आपको ध्यान रहे, अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। फिर मीरपुर हॉल ऑफ फेम, मीरपुर हॉल ऑफ फेम एक हॉल ऑफ फेम है बांग्लादेश का। इसमें भी किसे शामिल किया गया है, मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है हमारे जो एयर फोर्स के चीफ हैं, एयर फोर्स के महानिदेशक चीफ जो हैं, कौन है आप बताएंगे, श्री राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अभी राकेश कुमार सिंह भदौरिया साहब बांग्लादेश के दौरे पे थे, तो वहीं पे उन्हें ये सम्मान दिया गया, उन्हें मीरपुर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, उसमें जगह इनको मिली। तो ये बात आपको पता रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं दुष्यंत चौटाला। अभी इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए दुष्यंत चौटाला। एक्चुअली नए तो क्या नियुक्त किए गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था तो वापस निर्वाचित कर लिया गया, वापस इन्हें चुन लिया गया। तो अध्यक्ष कौन है, दुष्यंत चौटाला। अगर आपको पता हो, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, अच्छी बात है। ओके, फिर अगर बात करें इसकी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की महासचिव की, महासचिव, तो महासचिव अभी बनाए गए हैं अरुण कुमार बनर्जी। ओके, बात ध्यान रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी सर, तो स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में हुई थी इसकी स्थापना। कर्नाटक से प्राप्त हुआ है एक अभिलेख। अभिलेख आप समझते हो ना, जो पुराने राजा महाराजा अपने प्रशस्ति पत्र और अपने बारे में जो पत्थर पे लिखवा दिया करते थे उसको हम कहते हैं अभिलेख, और उन अभिलेखों से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी कर्नाटक का एक जिला है, जिले का नाम आपको याद रहे तो ठीक है, वैसे नहीं पूछता इतना डीप। तुमकुरु जिला, कर्नाटक के तुमकुरु जिले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ, और उस अभिलेख से हमें क्या मिला, राजा जो कृष्ण देव राय थे, राजा कृष्ण देव राय, इनकी मृत्यु की तिथि मिली है। इनकी मृत्यु कब हुई थी उसकी तिथि मिली है। और कितनी तिथि मिली है हमको मिली है 15 अक्टूबर 1529, 15 नहीं है, 17 अक्टूबर 1529 मिली है हमको तिथि। कृष्ण देव राय की मृत्यु की तारीख हमें मिली है इस अभिलेख में, और वो कितनी है, 17 अक्टूबर 1529। कौन थे कृष्ण देव राय, तो आपको पता होना चाहिए जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक, सबसे महान शासक थे श्री कृष्ण देव राय। ओके, कौन से वंश से संबंध था इनका, तो इनका संबंध था तुलु वंश से। तुलु वंश इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। एक और खोज हुई है, 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है। और 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ किसने खोजा, तो खोजा हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग ने। भारतीय पुरातत्व विभाग ने। कहां पे मिला, ये मिला है हजारीबाग। हजारीबाग जो कहां पे है, झारखंड में है ना, पता है ना आपको।
झारखंड में है। फिर बात करें क्या मिला यहाँ से, तो यहाँ से मिला देवी तारा की मूर्तियां मिली है। देवी तारा की कितनी मूर्तियां, 4 मूर्तियां। बुद्ध का कुछ मिला, जी हाँ, जो बुद्ध थे उनकी भी मूर्तियां मिली है, 6 मूर्तियां। और जो एक शैव धर्म होता है ना, शैव धर्म, शैव धर्म के एक देवता होते हैं माहेश्वरी, इनकी भी एक मूर्ति यहां से हमें प्राप्त हुई है। तो इतनी बात आपको पता रखनी है। फिर बात करें सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब से कब तक आयोजित हो रहे हैं, 26 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और 2 मार्च तक चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो आयोजन हो रहा है, आयोजन कहां पे हो रहा है, तो आयोजन हो रहा है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। बातें आपको पता होनी चाहिए, चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करें 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट, ये क्या है, आप इसको कह सकते हो एक ट्रेनिंग टूर्नामेंट या ट्रेनिंग कैंप कह सकते हो, कैंप तो नहीं, ट्रेनिंग टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं। किसके लिए ट्रेनिंग, आपको पता है ओलंपिक होने वाले हैं, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से पहले ट्रेनिंग टूर्नामेंट कह सकते हैं इसको, एड्रियाटिक टूर्नामेंट को, है ना। तो बात आपको पता होनी चाहिए। एड्रियाटिक टूर्नामेंट की बात हो गई, कहां पे हो रहा है, तो ये हो रहा है मोंटेनिग्रो में, मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो की करेंसी क्या है, इनकी करेंसी है यूरो। देखिए हमें अक्सर ये पता होता है कि जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना, उनकी करेंसी है यूरो, लेकिन तो हम क्या समझेंगे कि शायद मोंटेनिग्रो भी मतलब में यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होगा क्योंकि इसकी करेंसी यूरो है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मोंटेनिग्रो की करेंसी यूरो तो है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर कैपिटल पूछता है, तो कैपिटल आप बता देंगे, करेंसी थोड़ा इंपॉर्टेंट था ये बताना, इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। फिर बात करें कहां पे हो रहा है, ये हो गया, ये हो रहा है हमारे मोंटेनिग्रो में, टोक्यो ओलंपिक से पहले का ट्रेनिंग टूर्नामेंट हम इसको कह सकते हैं। 18th बायो एशिया 2021 का आयोजन कहां हो रहा है, तो देखो आयोजन का अगर आपसे पूछ ले तो आयोजन हो रहा है हैदराबाद में, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा है ऑनलाइन, जो वर्चुअली होता है ना आजकल वैसे ही हो रहा है, लेकिन हैदराबाद आपको पता रखना है। कब से कब तक हो नहीं रहा, हो चुका है, 22 से 23 फेब तक ये हुआ। 18वां बायो एशिया 2021 पूछ लेता है एग्जाम में, पता रखना है। मालदीव को $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देखिए ये होता है कि आप हमारे यहाँ से कोई सामान खरीद लो, पैसे धीरे धीरे चुकाते रहना, कोई टेंशन नहीं है। आप हमारे यहाँ से $50 मिलियन का सामान खरीद सकते हो, पैसे आप धीरे धीरे देते रहना, अपन तो भाई भाई हैं। तो मालदीव को अभी लाइन ऑफ क्रेडिट मिला है $50 मिलियन का भारत के द्वारा। और किस क्षेत्र में मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट, किस क्षेत्र में, तो ये मिला है डिफेंस के क्षेत्र में, यानी रक्षा के क्षेत्र में। जो रक्षा उपकरण होते हैं, मालदीव भारत से $50 मिलियन तक के रक्षा उपकरण खरीद सकता है और उसके पैसे क्या करेगा, धीरे धीरे बाद में चुकाता रहेगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि मालदीव को कितना लाइन ऑफ कंट्रोल भारत ने दिया, तो $50 मिलियन का। इसके अलावा यह पूछ सकता है कि मालदीव को जो $50 मिलियन का लाइन ऑफ कंट्रोल भारत ने दिया है वो किस क्षेत्र में दिया है, तो डिफेंस के क्षेत्र में दिया है, आपको पता रखना है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है, वो है लखनऊ, है ना, चीजें ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, पैसेज एक्सरसाइज, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं पास एक्स। ये किस किस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है, ये है इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य। कहाँ होती है, ये होती है अरब सागर के अंदर, अभी हुई है हाल ही में, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेगा कि पैसेज एक्सरसाइज या पास एक्स किस किस के मध्य होती है, तो ये होती है इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य। फिर बात करते हैं सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ये नाम ध्यान रखना क्योंकि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हमने बात की है जस्ट पहले, जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये सेकंड। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यानी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय में होने वाले गेम 2021 कहां पे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बेंगलुरु
और अक्सर ऐसा सवाल जो है वो जगह नहीं देता, वो राज्य देता है, तो आपको ध्यान रहेगा कर्नाटक में। फिर ये तो था दूसरा। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? ओडिशा की। ठीक है, चीजें याद है आपको? अच्छी बात है। नहीं याद है तो इनको याद करने की हैबिट बनाइए, क्योंकि एग्जाम में एक बड़ा वेटेज लेके चलता है करंट अफेयर्स सेशन। फिर बात करते हैं इजराइल की ग्रीन पास प्रणाली, ग्रीन पास सिस्टम। देखिए, आपको पता है पेंडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड-19 महामारी का दौर है, और इस टाइम पे वैक्सीनेशन चल रहा है सबका। तो इजराइल ने अपनी लगभग आधी आबादी को वैक्सीनेशन कर दिया है, उनको वैक्सीन दे चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी है उनके, है ना। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से क्या है, सेफ हो चुके हैं, दूसरों से अधिक सेफ है। तो जिनको वैक्सीन दी जा चुकी है, वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है, उनको दूसरे लोगों के मुकाबले में कुछ ज्यादा छूट होगी। उन्हें एक पास दिया जाएगा, ग्रीन पास, ताकि पता रहे कि हाँ ये वैक्सीन ले चुके हैं और ये चीज़ों को करने में उनको ज़्यादा छूट है। जैसे वो ट्रेवल कर सकेंगे, वो ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे ज़्यादा आसानी से। तो ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है इजराइल ने उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है, वो अब सेफ है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, चीज़ें वो अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ग्रीन पास दिया जाएगा। तो ग्रीन पास प्रणाली इजराइल की है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं स्फूर्ति योजना। पहले ये बात कर लेते हैं कि इसको इनोग्रेट यानी इसका उद्घाटन किसने किया। इसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी, है ना। कहाँ कहाँ पे ये योजना काम करेगी? तो ये योजना 18 राज्यों में, इस योजना के लिए 50 क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर्स यानी ऐसी जगह जहां पे ये योजना जिससे संबंधित है वो काम होते होंगे। और ये योजना क्या है, जैसे इसकी फुल फॉर्म में आपको बताऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये योजना है, इसका पूरा नाम है स्कीम ऑफ फंड, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है, जो लोगों का परंपरागत कार्य होता है, उसको बनाए रखने के लिए, जो लुप्त हो रहे हैं आजकल, है ना, उनको बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा फंड्स दिया जाएगा। इसलिए ये योजना, स्फूर्ति योजना शुरू की गई है, जो 18 राज्यों में काम करेगी और इसके लिए 50 क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। इतनी बात पता रहेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत फोर्ज क्या है? एक कंपनी है। और पैरामाउंट ग्रुप, ये भी क्या है? एक ग्रुप है, कंपनी है। इनके मध्य एक समझौता हुआ है, किस चीज को लेके? आपको पता है, आर्मर्ड व्हीकल को लेके। यानी जो आर्मी के लिए जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना, बख्तर बंद वाहन जिन्हें हम कहते हैं, बख्तर बंद, जिनमें सारी सुविधाएं होती है, आर्मी को जो भी सुविधाएं चाहिए हो, बख्तर बंद वाहन बनाने को लेके इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। तो भारत फोर्ज इंडिया की कंपनी है, इंडियन ग्रुप है, ठीक है। पैरामाउंट ग्रुप कहाँ का है? पैरामाउंट ग्रुप है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। फिर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। अभी लोनलीनेस क्या होती है? हम कहते हैं ना अकेलापन। तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस की स्थापना की अभी जापान ने, नई मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। ये उन लोगों का ध्यान रखेंगे, उन लोगों के बारे में पॉलिसीज बनाएंगे जो अपनी लाइफ में अकेले हैं, उन्हें किसी तरह का डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से गुजार पाएं। उनके लिए क्या होगा? पॉलिसीज बनाई जाएगी। इसके लिए जापान ने, और जापान मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ऐसी जो मिनिस्ट्री है, ऐसा कोई मिनिस्टर एशिया में, जापान के अंदर पहली बार काम होगा ऐसा। इससे पहले कहीं पे भी एशिया के अंदर ऐसे किसी भी देश में ऐसी कोई मिनिस्ट्री, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है। तो एशिया में पहला देश बन गया है। क्या पूरे विश्व में है? जी हाँ, विश्व का अगर पहला कहेंगे, विश्व का पहला ऐसा करने वाला देश था यूके, यूनाइटेड किंगडम में ना। तो ब्रिटेन में यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस है, और अब एशिया के अंदर जापान में होगी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस।
फिर बात करें नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, तो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किसने लॉन्च किया है? आईसीआई बैंक ने, स्पेशली चेन्नई के लोगों के लिए। इससे ये टैक्स पे कर सकते हैं, कहीं आना जाना है तो टिकट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं ना, सारी चीजें एक ही कार्ड से हो जाएगी। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये स्पेशल बनाया गया है आईसीआई बैंक के द्वारा चेन्नई के लोगों के लिए। ओके, फिर बात करें द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है अभी, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट। तो क्या मतलब है इसका? स्कूल फीडिंग यानी स्कूल में जो मिड डे मील खिलाया जाता है ना, उसकी क्वालिटी के बारे में, किस तरह का खिलाया जाता है, क्या है, उस चीजों के बारे में पता करता है, उसके बारे में बताता है हमें ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा ये जारी की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहाँ की राजधानी है? रोम है इटली की राजधानी। ठीक है, भूमध्य सागर में है ना रोम। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। फिर सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है कैरेकल। क्या है ये कैरेकल? ये है एक मध्यम आकार की, यानी ठीक ठाक, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, मध्यम आकार की एक जानवर है, जंगली बिल्ली है ये। ठीक है, तो जंगली बिल्ली है, जिसे हम आम लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं सिया गोश, है ना। ये तो इसका साइंटिफिक नेम एक तरह से समझ लो कि इसको जो ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाता है, कैरेकल के नाम से जाना जाता है, सिया गोश हम आम जबान में कहते हैं। और ये मोस्टली इंडिया में कहाँ पाया जाता है? एक तो हमारे राजस्थान में, दूसरा गुजरात में। ओके, तो ये अभी चर्चाओं में क्यों है? हमारा जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय है, हमारा जो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय है, उसने अभी इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी ये लुप्त होने की कगार पे है, अब कहीं ना कहीं क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखा है। ठीक है, जबकि आईयूसीएन आप जानते हैं, जो कि जानवरों की लिस्टिंग करता है कि कौन सा जानवर खतरे में है, कौन सा नहीं है। आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में है? ये है लीस्ट कंसर्न, यानी आईयूसीएन ये कहता है कि इसको अभी ज्यादा खतरा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे तो ये अभी लुप्त होने की जगह पे नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन भारत में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सूची में रखी गई है, यानी भारत में ये बहुत ज्यादा बची नहीं है, इनको बचाने की कहीं ना कहीं हमें जरूरत है। अगली बात करें नेंद्रन। नेंद्रन क्या है? नेंद्रन है एक केले की किस्म। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कोई नई किस्म नहीं है, आपको ध्यान रहे। भारत में इस किस्म का निर्यात किसको किया जाता है? खाड़ी देशों को। ये जो ऑयल कंट्रीज है ना, यूएई हो गया, है ना, यूएई और सऊदी अरबिया हो गए, यमन हो गए, ओमान हो गए, तो इधर नेंद्रन किस्म के केले की निर्यात किया जाता है। लेकिन अब इस केले की डिमांड आई है कहाँ से? यानी अब ये केला और कहाँ पे निर्यात किया जाएगा? यूरोप में। जो यूरोपियन देश हैं वहां से भी इस केले की डिमांड आई है, अब वहां पे भी इनका क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। तो ये जो नेंद्रन केले की किस्म है अभी न्यूज में बनी हुई है, आपको पता रखना है। फिर बात करें सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला 2021, पहली बात आयोजन कौन करवा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, कहाँ हो रहा है आयोजन? आयोजन हो रहा है नोएडा हाट में, नोएडा हाट। ठीक है, फिर इसका कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 26 फरवरी से शुरू हो चुका है और 14 मार्च तक ये चलने वाला है। ठीक है, फिर इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये बात है, आपको ध्यान रखनी है इतनी सारी बातें। अगली बात करें नासा हेडक्वार्टर की बात करते हैं। नासा हेडक्वार्टर ने अपना नाम क्या रख लिया है, या नासा हेडक्वार्टर का नाम रख दिया गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। असल में मैं कहूँ तो नासा के जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, आपको पता है ना, वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। तो ये जो बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर है, इसका नाम रख दिया गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन।
मेरी डब्ल्यू जैक्सन क्यों रखा गया है, कौन था या कौन थी ये मेरी डब्ल्यू जैक्सन? तो ये थी नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर, अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर, ध्यान रखना, महिला इंजीनियर, नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। और इन्होंने अपनी सेवाएं करीब 34 वर्षों तक नासा में अपनी सेवाएं दी। 2005 में इनका निधन हो गया था, है ना। 2019 में इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, जिसे हम कहते हैं कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, है ना। तो इससे भी सम्मानित किया गया था। और अब इसका जो इनके नाम के ऊपर नासा का जो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, उस बिल्डिंग का नाम इनके नाम पे रख दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पता है नासा का जो परसिवरेंस है वो मार्स पे पहुंच गया था, है ना। नासा का परसिवरेंस आराम से मार्स पे पहुंच चुका है, तो ये भी अभी हेडिंग में है, मतलब में न्यूज में है, तो आपको पता रखना है। फिर बात करें सिरमेंटलोडियम इंडिकम, ये एक अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति है। ये क्या है? अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति, जो कहाँ पे खोजी गई है? तवांग। और तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अरुणाचल प्रदेश के आप मुझे सीएम और गवर्नर कमेंट करके बता दीजिए। फिर बात करते हैं लेंटर्न फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? चाइना में। देखिए, चाइना का जो नव वर्ष होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे एक हिंदू कैलेंडर होता है, एक इस्लामिक कैलेंडर होता है, वैसे ही चाइना का जो नव वर्ष होता है उसको हम कहते हैं लूनार, या जो वर्ष होता है जो चाइनीज कैलेंडर है उसको हम कहते हैं लूनार ईयर, चंद्र वर्ष, है ना, लूनर ईयर। और 2021 में अभी जो इनका नया वर्ष शुरू हुआ है उसे कहा गया है, 2021 का जो लूनर वर्ष है उसे कहा गया है बेल का वर्ष, बेल का वर्ष, है ना, यानी ईयर ऑफ ऑक्स, ईयर ऑफ ऑक्स। तो ये तो है इंपॉर्टेंट बात। तो लेंटर्न फेस्टिवल जो पहला महीना होता है लूनर ईयर का, फर्स्ट मंथ जो होता है, फर्स्ट मंथ की, जैसे अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसका फर्स्ट मंथ जनवरी होता है ना, उसी तरह ल्यूनर ईयर का जो फर्स्ट मंथ होता है उसकी 15 तारीख को ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लेंटर्न फेस्टिवल। और ये एक मतलब में संकेत है कि जो नव वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो इसके बाद खत्म हो जाता है। नव वर्ष के सेलिब्रेशन का क्या है? ये अंतिम संकेत है कि यहाँ से क्या होगा, नववर्ष का जो सेलिब्रेशन हम मना रहे थे 1 से 15 तारीख तक, वो अब खत्म हो जाएगा। नया वर्ष का जो सेलिब्रेशन मनाते हैं वो खत्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं अमेजोनिया 1 की। अमेजोनिया 1 पहली बात एक सैटेलाइट है, और कहाँ का? ब्राजील का, ब्राजील का है। इसको लॉन्च कौन करेगा? इसको लॉन्च किया आज हमारे इसरो ने, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अमेजोनिया 1 ब्राजील का सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किसने किया? इसरो ने। और इसके अलावा बात करें अगर अमेजोनिया की, तो ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये ध्यान रखना है कि ब्राजील का है ना। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव अभी नियुक्त किए गए। सहायक महासचिव, महासचिव कौन है? महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। अब महासचिव के अंदर सहायक महासचिव, इनके सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है लिगिया नोरोन्हा को। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे भारत के हैं, ठीक है, लिगिया नोरोन्हा। फिर अगली बात करते हैं, अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है? IWAI। IWAI क्या होता है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और MOL ग्रुप के बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता क्यों हुआ है? जो LPG गैस होती है ना, LPG गैस, इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता हुआ है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब IWAI को यूज किया जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
एलपीजी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए समझौता हुआ है। अगर IWAI के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, उत्तर प्रदेश। और MOL ग्रुप की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हंगरी का ग्रुप है, ये भारत का नहीं है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, हंगरी में है इसका हेडक्वार्टर, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की। देखिए ये जो फेडरेशन होते हैं ना, ये एक मतलब जिम्नास्टिक को लेके, जिम्नास्टिक की जितनी भी पॉलिसीज है वो यहाँ पे डिसाइड होती है। तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन सा गेम कब होगा कब नहीं होगा, ये एक फेडरेशन था इंडिया का, इसको बहाल कर दिया गया है, यानी अब इसको वापस एक संस्था के तौर पे मान लिया गया है 10 साल के बाद। 10 साल पहले ये एक बॉडी हुआ करती थी जिम्नास्टिक के लिए, एक नोडल बॉडी हुआ करती थी, जिम्नास्टिक से रिलेटेड सारी चीजें यही तय करते थे, लेकिन फिर इसको एक संस्था के तौर पे नहीं माना जाने लगा। लेकिन अभी हमारी जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, हमारा जो खेल मंत्रालय है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने वापस इसको क्या कर दिया है कि ये क्या है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया एक बॉडी होगी, एक संस्था होगी जो हमारे जिम्नास्टिक से रिलेटेड चीज़ों को देखेगी। तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया है, बहाल कर दिया गया है, वापस इसने काम करना शुरू कर दिया है, जो 10 साल पहले बंद हो गया था, अब वापस काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बात करेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट। पहली बात कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा, यानी इसको लाइसेंस मिल गया है, अब यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाया करेगी। तो अब उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? अब हो गए 3। कौन कौन सा? एक तो कुशीनगर हो गया पहला, फिर दूसरा कहाँ पे? वाराणसी में है, वाराणसी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तीसरा है लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ है हमारे यूपी की कैपिटल। और लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर बात करेंगे स्टेट न्यूज की। तो स्टेट न्यूज की बात करें अगर, सबसे पहले हम लेंगे मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज जो इन दिनों में 23 से 28 तारीख के दरमियान इन दिनों में क्या रही, न्यूज में बनी रही। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए अभी गिरीश गौतम, ये बात आपको ध्यान रहेगी। गिरीश गौतम रीवा जिले से क्या है, विधानसभा सदस्य हैं। फिर एक अभियान चलाया मध्य प्रदेश की सरकार ने, आपके द्वार आयुष्मान अभियान। आयुष्मान जो पॉलिसी है ना, हेल्थ पॉलिसी इंडिया की, उसको आपके द्वार यानी घर घर पहुंचाया जाए लोगों को, इसके लिए। फिर जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, उसका नाम बदल के नर्मदापुरम रख दिया जाएगा या रख दिया गया है ना। ये बातें आपको पता रखनी है। इन 6, 7, 8 दिनों में ये बातें मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज में थी, लेकिन हम मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या है? आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। सीएम कौन है? सीएम है श्री शिवराज सिंह चौहान। ओके, फिर अगर बात करें तो अभी 13 और 14 फरवरी, अगर आपको याद हो हमने बात भी की थी, मांडू महोत्सव भी मनाया गया था मध्य प्रदेश में, मांडू महोत्सव। सांस अभियान चला था मध्य प्रदेश में, सांस अभियान भी चलाया गया था। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी कहाँ का है? ये भी मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश ने चलाई थी, है ना। फिर आपको पता है, ये देखो मध्य प्रदेश का मैप आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये एक शेप है मध्य प्रदेश का। आपको पता है डकैतों का म्यूजियम भी बन रहा था, डकैतों का म्यूजियम कहाँ पे? मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पे? भिंड में, बात की थी हमने इसके बारे में भी। इसके अलावा अभी भीमबेटका में सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म भी मिले, यानी भीमबेटका के पास में सबसे पुराने जानवर के जीवाश्म भी प्राप्त हुए थे हमें। अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो इनके चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। चीजें आपको पता रखनी है। एक पंख योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश ने, पंख योजना, है ना। आपको पता है लॉन्च पैड योजना भी मध्य प्रदेश की रही, लॉन्च पैड योजना भी, ठीक है। फिर इसके अलावा एक योजना थी एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। एक नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा है, ओंकारेश्वर बांध। यहां पे इस बांध में, यहां पे विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना बनेगी, तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जैसे हमने, अगर आपके माइंड में और भी कुछ चीजें आ रही हो तो आपको पता रखनी चाहिए, ताकि लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद होती है और पढ़ने में आपको मजा भी आता है। फिर बात करें बिहार की, बिहार ने अभी लॉन्च किया है वंडर ऐप, वंडर ऐप लॉन्च किया है बिहार की। देखिए एक योजना है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय, ये एक योजना है बिहार की, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय पार्ट 2। इसके अंतर्गत ये वंडर ऐप लॉन्च किया है। अभी आपको पता है इसी योजना के अंतर्गत जल चौपाल भी लॉन्च किया था बिहार सरकार ने, जिसके अंतर्गत हर गांव के अंदर जल चौपालें बनाई जाएगी जल के संरक्षण हेतु। फिर बात करें खेल विश्वविद्यालय बनेगा बिहार में, राजगीर में, यह भी पता होना चाहिए। उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया बिहार के पटना में। यह है बिहार का मैप, आपको नजर आ रहा होगा। फिर अगर हम बात करें, अगर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये भी बिहार सरकार की है। एक हमने बात की थी पिंक परेड 2.0, ये भी शुरू हुई थी बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में, है ना, पटना यूनिवर्सिटी से। फिर आपको पता है 15 फेब को हमने बात की थी तारापुर शहीद दिवस के बारे में। तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। तो ये जो तारापुर है ना, जहाँ पे 1932 में शहीद कर दिया गया था नौजवानों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ये तारापुर बिहार में है, ये भी आपको पता रखना है। अगर बात करें, अभी एक निधन हुआ, पिछली वीडियो में शायद हमने बात की थी, निधन हुआ जस्टिस एम रामा जोइस साहब का, जस्टिस एम रामा जोइस, इनका निधन हुआ। तो ये बिहार के 27वें राज्यपाल थे, बिहार के 27वें राज्यपाल। हालांकि ये झारखंड के भी राज्यपाल रहे, लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करें अगर भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भी कहां बन रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में बन रहा है। तो चीजें आपको इस तरह से याद करते हुए चलना है। अन्य महत्वपूर्ण राज्यों से संबंधित बात करें, कोटली किला, कोटली किला कहां पे है, जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर जिला है, उधमपुर जिले में है कोटली किला। और ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए 94 लाख रुपए का आवंटन किया है, ताकि इसको पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सके, पर्यटन स्थल इसको बनाया जा सके। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना भी लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य भी बन गया। उत्सवम 2021, ये उत्सव 7 दिन तक चलने वाला ये उत्सव था, 7 दिन तक चलने वाला उत्सव है। और ये कैसा उत्सव है, लोक कला पर्व है, यानी लोक कलाओं से संबंधित पर्व ये है, जिसका आयोजन केरल में हुआ 7 दिन के लिए, उत्सवम 2021। फिर बात करें कार्बन वॉच ऐप, किसने लॉन्च किया है, चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है कार्बन वॉच ऐप। बात करें नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार हेतु वर्ल्ड बैंक से समझौता किया है हमारी सरकार ने, मतलब नागालैंड की सरकार ने और हमारी सरकार ने, नागालैंड सरकार और भारत सरकार यानी केंद्र सरकार प्लस विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, समझौता हुआ है किस लिए,
ये समझौता हुआ है नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। इसके लिए विश्व बैंक नागालैंड को देने वाला है 69 मिलियन डॉलर। 69 मिलियन डॉलर, एक बार आंकड़ा आप चेक कर लीजिएगा, शायद मैं कुछ भूल रहा हूं तो। 69 मिलियन डॉलर है जो ये देगा कौन? विश्व बैंक, नागालैंड में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो ये बात आपको पता रखनी है। लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर की बात करें, लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर ये बन रही है तमिलनाडु में, और इसकी लागत कितनी आने वाली है? लागत आने वाली है 933.10 करोड़ रुपए। ठीक है। अच्छा, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसकी फंडिंग जो करने वाला संस्था है वो है नाबार्ड। नाबार्ड करेगा इसकी फंडिंग। फिर अगर बात करें ये क्यों बनाई जा रही है, तो सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हेतु, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु। ये बात आपको पता रखनी है। अगली बात करें, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में बन रही है या बनेगी। जल है तो कल है कार्यक्रम, ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है, पंजाब का साप्ताहिक कार्यक्रम। और क्यों है ये? जल संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए, जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है। और कौन से मिशन के अंतर्गत? जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन है भारत सरकार का, जल मंत्रालय के द्वारा। जल मंत्री है हमारे गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र शेखावत है हमारे जल मंत्री। और गजेंद्र शेखावत की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है। जल जीवन मिशन में हमारा लक्ष्य ये है कि 2024 तक भारत के हर घर में नल से जल, नल से जल, और ये जल भी कैसा? पेयजल, पीने योग्य जल पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। कब तक? 2024 तक, ध्यान रखना है आपको। ग्रेटर टिपरालैंड की मांग उठ रही है, कहां से? त्रिपुरा से। जो त्रिपुरा की विभिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं, जनजातियां, वो ये आवाज उठा रही है कि हमें ग्रेटर टिपरालैंड को क्या किया जाए? एक अलग राज्य बनाया जाए। ग्रेटर टिपरालैंड यानी उनकी जो जनजातियां विशेष क्षेत्र में रहती है, उस विशेष क्षेत्र को एक नए राज्य का दर्जा दिया जाए ग्रेटर टिपरालैंड के नाम से। ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। जैसे असम में उठती है ना बोडोलैंड की मांग उठती है, उसी तरह से त्रिपुरा से उठ रही है टिपरालैंड, ग्रेटर टिपरालैंड की मांग। देखिए, नागालैंड की विधानसभा में पहली बार गूंजा राष्ट्रगान, यानी राष्ट्रगान पहली बार गाया गया है नागालैंड की विधानसभा में। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दीजिए, नागालैंड पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। और नागालैंड में अब तक क्योंकि अनुसूचित जनजातियां रहती थी, भारत सरकार के खिलाफ मतलब में उनके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अब पहली बार इतिहास में, पहली बार आजादी के बाद पहली बार नागालैंड की विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने चलाई। चार्टर ऐप भी लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क यानी केटल पार्क कहते हैं ना, केटल पार्क बनेगा कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी? करीब 1023 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट होगी इसके बनने के अंदर। फिर बात करें महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान, ये किसने चलाया? ये चलाया महाराष्ट्र सरकार ने। नम्मा कार्गो सर्विस, नम्मा कार्गो सर्विस, कार्गो सर्विस का मतलब यही जो कुरियर वगैरह की व्यवस्था होती है वो जहाज के जरिए, पानी के जहाज के जरिए, जहाज या नाव जो होते हैं ना, उसके जरिए से कार्गो सर्विसेज शुरू की जाएगी, मतलब कुरियर वगैरह की सर्विसेज शुरू की जाएगी। कहाँ पे शुरू हो चुकी है? दरअसल में इसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटक में। ओके। फिर बात करें कुछ बुक्स और अवार्ड्स की, अवार्ड एंड बुक्स की। तो पहला बात करें सत्यजीत रे अवार्ड। सत्यजीत रे अवार्ड किसी को दिया नहीं गया है, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा नए अवार्ड की घोषणा की गई है, यानी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा अब एक नया अवार्ड दिया जाएगा, सत्यजीत रे अवार्ड। अच्छा, सत्यजीत रे बॉलीवुड से संबंधित थे, तो डेफिनेटली ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? मूवीज, फिल्म के क्षेत्र में ये अवार्ड
दिया जाएगा, है ना। तो सत्यजीत रे अवार्ड की अभी घोषणा की है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, यानी एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, यानी करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला अवार्ड, लड़ने वालों को दिया जाने वाला अवार्ड। ये भारत में किसको मिला है? अंजलि भारद्वाज को। देखिए पहली बार दिया गया, ये अवार्ड शुरू हुआ है इस बार इसी साल से, और कौन देगा इसको? इसको देगी अमेरिकी सरकार, यानी अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लोगों को मिला? भी 12 लोगों को, और भारत की तरफ से मिला है अंजलि भारद्वाज को। ये कौन है? ये आरटीआई के क्षेत्र में काम करने वाली एक कार्यकर्ता है। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी पारदर्शिता के लिए काम करने वाली, सरकार के करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली, पारदर्शिता के खिलाफ काम करने वाली कार्यकर्ता हैं भारत की अंजलि भारद्वाज। इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और नया शुरू होने वाला इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021, ये किसको मिला? ये मिला है IUCAA को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। ये है इसका पूरा नाम, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को मिला है ASI न्यू डिस्कवरी अवार्ड 2021। अगली बात करें शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड, ये किसको मिला है? ये मिला है कैस्पर होम ट्रस्ट को, जो कहाँ पे है? आगरा का एक ट्रस्ट है कैस्पर होम ट्रस्ट। कैसा ट्रस्ट है ये है पशु कल्याण ट्रस्ट, यानी पशुओं का कल्याण करने वाला ट्रस्ट है, पशुओं की देखभाल करने वाला ट्रस्ट है, उनके बारे में चीजें सही करने वाला ट्रस्ट है। तो शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है कैस्पर होम ट्रस्ट को, जो कहाँ का है? आगरा का। इनको यह अवार्ड क्यों मिला? लॉकडाउन में पशुओं की देखरेख करने के लिए, पशुओं के अधिकार एवं कल्याण के लिए, ठीक है ना, इसलिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2019 के लिए सम्मान घोषित कर दिए गए हैं, यानी जो सम्मान दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, तो 2019 के लिए वो सारे अभी घोषित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड्स देता है, साहित्य के क्षेत्र में, है ना। तो जो सर्वोच्च सम्मान, इसका सर्वोच्च सम्मान का नाम है भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान। ये किसको मिला है? ये मिला है डॉक्टर सूर्यबाला को, डॉक्टर सूर्यबाला को। ये लेखिका है मुंबई से, मुंबई की है, इनको मिला है। फिर एक सम्मान दिया जाता है लोहिया साहित्य सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया है दयानंद पांडे को। ये भी लेखक ही होंगे ऑब्वियसली, ये है लखनऊ से। फिर एक होता है हिंदी गौरव सम्मान, ये दिया गया है तरुण विजय को, ये दिल्ली से हैं। फिर एक होता है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, और ये दिया गया है डॉक्टर रामेश्वर को, और डॉक्टर रामेश्वर है भोपाल से। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अक्सर अगर मैं आपको कहूं कि किसी एक को रटना हो, तो आप सर्वोच्च सम्मान जो है भारत भारती सम्मान, उसको आप रट लेंगे, और बाकी चीजों को आप थोड़ा सा याद करते हुए चले, तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर एक बुक की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये बुक डेडिकेटेड है, ये बुक किसके योगदान के बारे में? जो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है उनसे रिलेटेड है। और CRPF अपना जो स्थापना दिवस कब मनाती है?
सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाती है अपना 27 जुलाई को, है ना। तो राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये किताब लिखी गई है सीआरपीएफ के योगदान के बारे में। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है डॉक्टर भुवन कुमार झा ने, भुवन कुमार झा ने, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता रखनी है। फिर बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, तो अबुल कलाम आजाद की, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई गई कब? 22 फरवरी को। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, पता है आपको? प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत रत्न मिल चुका है क्या? जी हाँ, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? याद रखना है 1958 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर इसके अलावा अगर इनके बर्थ की बात करें, वैसे इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में, और भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का कहाँ पे? अरब में, सऊदी अरब में। ये बात आपको पता रखनी है। भारत रत्न कब मिला था ये बात ध्यान रखना। और इनकी पुण्यतिथि 22 फरवरी को मनाई गई, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया गया, है ना, कस्टम ड्यूटी डे। फिर मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया कब? 27 फरवरी को। मराठी भाषा गौरव दिवस 27 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 27 फरवरी को एक पर्सन का जन्म दिवस होता है। पर्सन का क्या नाम है? वो है विष्णु वामन शिरवाड़कर। इनका मनाया जाता है जन्मदिन 27 फरवरी को, और इनके जन्मदिन के लक्ष्य पे ही मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये मराठी भाषा के श्रेष्ठ कवि थे, बहुत महान कवि रहे हैं मराठी भाषा के। इनका एक जो लोकप्रिय नाम है, इनको किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कुसुमाग्रज के लोकप्रिय नाम से इनको जाना जाता है। फिर बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? सीवी रमन जो है हमारे, सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट दिया था ना, जिसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था, रमन इफेक्ट, वो 28 फेब को दिया था, या सॉरी रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। और इनका जो बर्थ डे होता है वो होता है 28 फरवरी को। इस बार इसकी थीम भी रखी गई, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है इसकी थीम भी रखी गई, और इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ STI। अभी बताता हूं आपको STI क्या है ना। फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क्स, ठीक है। फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क्स। तो STI का फुल फॉर्म है साइंस, T से है टेक्नोलॉजी, और I से है इनोवेशन। ये आपको पता रखना है। फिर एक निधन हो गया, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। श्री माइकल सोमारे। माइकल सोमारे कौन थे? ये थे पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम PM। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी के 4 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये। इससे इंपॉर्टेंट चीज अब बताने वाला हूं। इन्हें कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी का राष्ट्रपिता। वो क्यों? क्योंकि देखिए पापुआ न्यू गिनी 1975 में आजाद हुआ था, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। और जो आजादी मिली उन्हें, पापुआ न्यू गिनी को, उनमें उसका नेतृत्व किया था माइकल सोमारे साहब ने। अब इनका निधन हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ध्यान रहेगा। अच्छा लगा? कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, चीज़ें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं वो भी बताएं, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं 1 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ, और अब आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर किसी दिन कोई सेशन नहीं भी होता है
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ें इसी तरह से कवर करते रहेंगे जिस तरह से हम करते हैं, और आपका एग्ज़ाम ज़रूर यहाँ से निकलेगा, है ना। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर, बाय बाय।